नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है। मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल बहल। आइए लिए चलते हैं आपको पहली तस्वीर की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां लोग परेशान हैं, तो गया से आई तस्वीरें सुकून दे रही हैं। यहां नगर निगम के प्रयासों से न सिर्फ शहर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, बल्कि स्वच्छता के चलते शहर अब बिहार का प्रदूषण फ्री शहर बन चुका है। निगम के ऐसे कर्मियों को सम्मानित कर लोग खुशियों का इजहार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। एक लाइन से सड़क पर उतरी नगर निगम की गाड़ियां, खुद हाथों में सैनिटाइजर पाइप लिए मेयर और डिप्टी मेयर, और हर जगह कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए किया जा रहा छिड़काव। सैनिटाइजेशन की ये तस्वीरें आई हैं गया से, जहां निगम की पहल ने शहर का नाम प्रदेश भर में रोशन कर दिया है, क्योंकि यहां लगातार चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के चलते न सिर्फ शहर सुंदर बन रहा है, बल्कि गली मोहल्लों में लगातार सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी जारी है। खुद मेयर और डिप्टी मेयर ने इसकी कमान संभाल रखी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के साथ ही संक्रमण को रोकने में निगम के प्रयासों के तहत गया वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। देखिए कैसे निगम अधिकारियों को फूल मालाओं से लादा जा रहा है। कोविड के जब तक प्रकोप रहेगा, हम लोग 31 दिसंबर तक सारे वार्डों में अभियान चलाए हैं। उसके बाद स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गया को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, और जो बना है सो बना है, आदर्श वार्ड बना के उनको देंगे। और ये बहुत टफ काम है कि 5 बजे सुबह में देखिए सारे लोग घर से निकल के यहाँ आ जाते हैं। बेहद सर्द मौसम में जहां लोग अपने अपने घरों में ही दुबके पड़े हैं, ऐसे में निगम के कर्मचारी लगातार सैनिटाइजिंग का अभियान चला रहे हैं और लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों की तारीफ गया के मेयर यूं ही नहीं कर रहे। जान रहे होंगे कि जो गया शहर सबसे प्रदूषित शहर में गिनती आया था उस बार, इस बार पूरे भारत में 164वां स्थान आया है। ये गया वासियों के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ गया वासियों को हम ये भी कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी आप लोग जानते थे कि गया सबसे प्रदूषित शहर में आया था। इस बार गया एक नंबर पर आया है, जिसमें हमारे नगर निगम शरीफ कर्मचारी, पार्षदगण और हमारे गया वासियों का सबसे बड़ा। आपको बता दें कि पटना और मुंगेर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ज्यादा है, जबकि गया में एयर पॉल्यूशन उससे कहीं कम, क्योंकि इस शहर का AQI मात्र 168 है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। तभी तो लोग फूल मालाओं से निगम कर्मियों का स्वागत कर रहे हैं। हाल के दिनों में गया शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, जो लोगों को सुकून दे रहा है। तो वहीं निगम के अभियान का असर भी जोरदार तरीके से देखा जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पटना की सड़कों पर युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। सिपाही भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देखिए युवा और युवतियों के जज्बे की ये तस्वीरें। पटना सहित बिहार के कई इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर चल रही है, लेकिन राजधानी की सड़कों पर देखिए युवा किस तरह पसीना बहा रहे हैं। दौड़ लगा रहे हैं, हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल ये युवा बिहार पुलिस में सिपाही बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके बुलंद जज्बे के सामने हाड़ कपाती ठंड भी पनाह मांग रही है, क्योंकि इन्हें देश और प्रदेश के लिए कुछ करने का जज्बा है। क्योंकि 9 तारीख से 7 तारीख से इस सब का टाइम भी है, डेट है फिजिकल का, तो अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या उपाय है। और ठंड तो देखना नहीं है, कोई मतलब कि फोर्स के लिए ठंड नहीं होता है। सर ये बताओ कि कपाती ठंड में ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या करिएगा सर। अगर डेट दे दिया है तो अगर नहीं करेंगे तो जिंदगी का सवाल है। अगर बेरोजगारी का आलम देखिए रहे कैसा है, इसलिए जी जान लगा देते हैं लोग। 3 बजे भोर से उठ जाते हैं लोग, इस ठंडा में रोड पे रनिंग करते हैं। डर रहता है हर तरह से, गाड़ी घोड़ा पूरा आता है। और क्या करेंगे, जो देश की सेवा हो, अपने राज्य में है तो राज्य का सेवा करेंगे,
जो अच्छा होगा अच्छा करेंगे। लेकिन नीतीश सरकार को लखाना चाहिए कि ग्राउंड खोल दिया ताकि जो मतलब गांव में तो दौड़ रहे हैं तो गांव में दौड़ रहे हैं, यहाँ पटना का लड़का क्या करेगा? सड़क पे दौड़ रहे हैं आप? सड़क पे दौड़ रहे हैं, कभी इतना भीड़ गाड़ी चल रहा है। हम लोग देश सेवा की भावना सिर्फ लड़कों में नहीं, लड़कियां भी इनसे पीछे नहीं रहना चाहती। कड़कड़ाती ठंड में भी जमकर अभ्यास कर रही बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का शौक ऐसा है कि इनके हौसलों के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने के बाद इनके सपनों को मानो पंख लग गए। कैसे भी ये बेटियां अब पुलिस की नौकरी करना चाहती हैं। सोच क्या है? सोच है कि सर हम लोग को कर दिखाना, चाहे कुछ भी हो, कुछ कितने भी कठिनाई हो, हम लोग को ये करके दिखाना और हम लोग को ये जॉब लेके रखना है। बिहार पुलिस में जाना है? यस सर। हमारे देश की सेवा करना है। इंटर करने के बाद हम लोग का मतलब ये बना के हम लोग को फोर्स में जाना है। हाँ। आपके आसपास की कोई लड़कियां हैं जो गई हों, प्रेरणा रही हों? नहीं सर, मेरे गांव से अभी तक कोई भी लड़की फौज में नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। करोगी आगे? सर हम अपने देश की सेवा करेंगे। वैसे तो मेरा शुरू से एम था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट मेरा परसेंटेज कम होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। आर्मी में प्रयास किया था आपने? हाँ सर किए थे, बट वो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि मतलब मेरा परसेंटेज नहीं था उतना। हमें ये लोग का हौसला है जो बिहार सरकार 35 आरक्षण दिए हुए हैं, और मैं पूरे हम 100% से हमारे छात्र छात्राएं जो अभी आप चैनल के माध्यम से दिखाए जो सारे कॉल। बेटियां सरकार को धन्यवाद दे रही हैं इसलिए कि सरकार ने इन्हें नौकरी में आरक्षण दिया है, तो बिहार के युवा बेटे भी फौलाद बनकर अपने प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। अपने बुलंद हौसलों से कुछ कर गुजरने का इनमें जज्बा कूट कूट कर भरा है। इन युवाओं के सपने साकार हों, हम भी यही कामना करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कहते हैं कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती, खासकर कोरोना के समय में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं। ऐसे में रांची के कुछ बुजुर्ग लोगों को संक्रमण भगाने के गुर सिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि कैसे स्वस्थ रहेंगे आप। तस्वीरों के जरिए समझिए। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर लोगों को डरा रही है। ऐसे में सरकार ने एहतियातन सख्त कदम उठाते हुए पार्क, स्टेडियम बंद रखे हैं। लेकिन झारखंड की राजधानी के कुछ बुजुर्ग लोगों को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए इन बुजुर्गों को कैसे व्यायाम कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं, साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और लोगों से फिट रहने के गुर भी सिखा रहे हैं। इन बुजुर्गों का क्या संदेश है, पहले वो सुन लीजिए। उनको भी कहेंगे कि आप घर ही में फिटनेस रहने के लिए पूरा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज कीजिएगा तभी आपको फिटनेस रहिएगा, अरे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। भाई फिटनेस के लिए कोई उम्र होता भी नहीं है, जब तक शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप लगे रहिए एकदम। भाई फिटनेस रहेगा तो कोरोना भी दूर भागेगा, अब फिटनेस नहीं है तो फिर तो तभी तो कहते हैं कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती। कोरोना काल के बीच खुद को फिट रखने का मंत्र आपने इन बुजुर्गों से सीखा। तो ऐसे लोग जो कोरोना से खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं, ज्यादातर अपने घरों में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, उन्हें एक चिकित्सक की सलाह भी सुननी चाहिए। सुनिए और इसे अमल में भी लाइए। कोरोना के विकराल परिस्थिति में मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप फिटनेस बनाए रखने के लिए और कोरोना से निजात पाने के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करना ही होगा, मॉर्निंग वॉकिंग करना ही होगा। इसमें परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोरोना है तो हम फील्ड में नहीं जाएंगे, मैदान में नहीं जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जाहिर तौर पर यदि हमें कोरोना को हराना है, यदि उससे सख्ती से लड़ना है तो पहले खुद को फिट रखना होगा, चुस्त दुरुस्त रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और निरोग भी। ऐसे में यह जरूरी है कि आप भी इन बुजुर्गों से प्रेरणा लीजिए।
अपने घरों में डरकर ना रहें। यदि बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो घर में रहकर ही बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। रूपाली तिवारी, न्यूज़ 18 रांची। नए साल के मौके पर अपनों को उपहार देने की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन साल 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते उपहार के तौर पर अपनों को दवा भेजने का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि रांची में डाक विभाग के पार्सल में करीब 25% तक पार्सल केवल मेडिसिन के ही पाए जा रहे हैं। आमतौर पर नए साल की शुरुआत होते ही उपहार यानी गिफ्ट दिए जाने की पुरानी परंपरा रही है। लोग अपनों को शुभकामना संदेश के साथ ही उन तक उपहार भेजकर नए साल को खास बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोरोना की जो रफ्तार रही है उसने इस परंपरा को कुछ हद तक बदल दिया है। खासकर कोरोना की तीसरी लहर आने पर इस नए साल में लोग अपनों तक उपहार तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट से ज्यादा जीवन रक्षक दवा ही भेज रहे हैं। आपको सुनकर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन रांची डाक विभाग के आंकड़े यही बता रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दवा वाले डाक की संख्या में से करीब 25% का इजाफा देखा गया है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर विदेश तक से दवा के डाक रांची पहुंच रहे हैं। जब भी मेडिसिन आता है या अभी मैंने इस बार न्यू ईयर में मैंने देखा कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा आया है। गिफ्ट के साथ साथ मेडिकल भी बहुत ज़्यादा आया है। किट्स जो पर्सनल है, चाहे रिलेटिव को, फादर को भेजे, मदर को भेजे, रिलेटिव को भेजे, जो भी भेजना है भेजे। हम लोग मॉर्निंग में सर्च करते थे, मेडिसिन है तो पोस्टमैन को देते हैं और बोलते हैं कि आज का आज डिलीवर करो, जैसे भी कांटेक्ट करके आज का डिलीवर करें। हम लोग तो यहाँ तक कोशिश करते थे कि जो मेरे डिसीजन में नहीं है वो डिलीवर करने के लिए, फिर भी अदर में हम लोग डिलीवर करके कंफर्म करता था पोस्टमैन के अनुसार मैंने डिलीवर कर दिया। तो नए साल के आगमन के साथ कोरोना की तीसरी लहर का भी प्रवेश हुआ। ऐसे में इस संक्रमण से अपनों को बचाने की चिंता डाक के बदलते तरीकों से साफ समझी जा सकती है। तस्वीरें नामकुम के राष्ट्रीय पार्सल हब की हैं, जहां डाक कर्मी एक एक पोस्ट को छांट रहे हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रांची, खूंटी, लोहरदगा जिलों के लिए आए डाक में दवा वाले डाक को प्राथमिकता दी जा रही है। हर जिले में समय तक डाक पहुंच पाए, इसके लिए वाहन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल हमारे जो डिपार्टमेंट है वो नोडल डिलीवरी के लिए व्यवस्था की हुई है। कई गाड़ियां हैं जो हमारे बगल में नोडल डिलीवरी के द्वारा मैक्सिमम और शीघ्र डिलीवरी के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग रात दिन काम करके मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम वर्क निकाल करके डिलीवर के लिए हम लोग भेजते हैं। डाक विभाग को अब तक लोगों का दर्द बांटने वाला विभाग कहा जाता रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में डाक विभाग दर्द की दवा बांटने लगा है। गांव-गांव, घर-घर तक डाकिया के जरिए दवा पहुंचाए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दवा की डिलीवरी करने का टास्क हर डाकिया को दिया गया है, ताकि लोगों तक ये फौरन पहुंच सके। हाँ, आम लोगों के व्यवहार और कोरोना को लेकर बचाव के उपाय से डाकिया को परेशानी भी हो रही है। एक पहले उनको दे देते हैं और अगर नहीं रहता है तो खोजते हैं, फिर लोकेशन मेहनत करना पड़ता है, जरूरी होता है तो। और डिलीवरी उसका 100% करना ही है, तो हम लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, कैसे भी करके उसको देना ही है। सबसे पहले हम लोग दवा को पहुंचाते हैं। दवा किसी भी हाल में डिलीवर करना होता है। फ़ोन नंबर रहता है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो एकदम होम टू होम किसी भी तरह का खोज के हम लोग कितना परेशानी हो खोज के डिलीवर करते हैं। होम टू होम एकदम दरवाजा जाके करते हैं। पोस्ट ऑफिस में दवा के डाक के बढ़ते आंकड़ों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौर में दवा को लेकर आम लोगों में अफरा तफरी या डर ना हो, अपनों को समय से पहले दवा मिल जाए, इसी कोशिशों में डाक विभाग लगा है, ताकि किसी की जान पर कोई आफत ना आए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
सर्द मौसम में रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों को ठंड और बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तस्वीरों के जरिए समझिए इन मजदूरों की पीड़ा। सर्द मौसम में आग तापते मजदूर प्लास्टिक और टेंट से बने शेड में रखे ये सामान। तस्वीरें रांची के मोरहाबादी मैदान के पास की हैं, जहां चंद रोज बाद गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाना है। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सर्द मौसम में यहां काम करने पहुंचे मजदूरों की पीड़ा बेशुमार है। एक तो ठंड, ऊपर से आए दिन हो रही बारिश ने इन गरीबों का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन क्या करें, मजदूरी करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, परिवार का पेट भरेंगे कैसे, यही मजबूरी है इनकी। दिक्कत तो है, इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश भी होने वाला है। दिक्कत है, कैसे नहीं है, तो क्या करें, काम भी तो करना जरूरी है। काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब ठंड में हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर ठंड में आगे 8-9 बज गया, आगे ताप रहे हैं, अभी अब काम भी कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं काम करेंगे तो गरीब आदमी का हम लोग के बाल बच्चा खाएगा। इसी चलते हम लोग बहुत दिक्कत में परेशानी है। देश के सबसे बड़े समारोह में कोई कमी न रह जाए, इसकी चिंता इन्हें लगी रहती है। तभी तो लगातार बिना थके बिना रुके ये लगे रहते हैं अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने में। अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर काम पूरा करने का अल्टीमेटम जो है। सो ऐसे में सर्द रात काटनी हो, ठंडी हवाओं के झोंके सहकर दिन गुजारना हो, ये अपने काम को प्रमुखता के साथ पूरी तन्मयता के साथ अंजाम दे रहे हैं। सड़क किनारे अपना बसेरा लगाकर जुगाड़ से बने चूल्हे पर खाना बनाते और ऐसे ही ठंड से बचते हुए एक एक दिन गुजार रहे हैं। रूपाली तिवारी, न्यूज़ 18, रांची। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मार दी। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोली लगी है। कारोबारी का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में ये तीसरी बड़ी वारदात है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में? उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधियों। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन अर्जित की, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस की टीम एक एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। 100 घरों को नोटिस दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियाँ हैं वो लोग करते हैं।
बिहार में शराब के खिलाफ बने कानून को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करों के मनोबल को तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मुस्तैद हैं, जिसके कारण शराब तस्कर अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे। मधेपुरा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में विदेशी शराब से लदी पिकअप का जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर आपराधिक वारदातों में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हाल के दिनों में घटित हुए वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस का कहना है कि नदी थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को नीरज हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं परबत्ता थाना क्षेत्र में विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दर्जनों लूटकांड की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अभियान में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर चोरी और शराब की तस्करी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अभियान के संबंध में बताते हुए नवगछिया एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई मामलों को सुलझा लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे अपराधियों में दहशत का माहौल है। सिवान में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। चोरी, डकैती और हत्या की वारदातों से जिले में दहशत का माहौल है। मैरवा में चोरी के कारण लोगों में डर का माहौल है। मैरवा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरों ने मैरवा थाने के कविता गांव में रिटायर्ड आरपीएफ इंस्पेक्टर के घर 3 लाख रुपए सहित लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी कर ली। चोरों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब आरपीएफ इंस्पेक्टर घनश्याम पांडे अपने रिश्तेदारी में गए थे। तभी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने घर में लगे ताले को तोड़ दिया और घर में रखे कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। अगले दिन घर वापस आने पर लोगों को घर में चोरी का पता चला। पीड़ित ने घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। सामान लगभग चोरी हुआ है, गहना लगभग चोरी हुआ है 10 लाख का। कैश लगभग 3 लाख रुपया। नेपाल के सुनसरी जिले में खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। शो कैंसिल होने से नाराज लोगों की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने 4 गाड़ियों सहित दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया और कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियों को तोड़ डाला। असल में बरजू गांव पालिका के चिमड़ी में चल रहे बरजू महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम होना था, जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। तभी अचानक लोगों को प्रोग्राम कैंसिल होने की खबर मिली, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और आगजनी और तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस बल के जवानों ने हंगामा शांत कराया और हालात को काबू किया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि आयोजकों ने प्रोग्राम के रद्द होने की सूचना पहले से नहीं दी थी। जिला प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और मामले की जांच की जा रही है। जहानाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक ही घर के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 सदस्यों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मखदूमपुर प्रखंड के विशुनगंज ओपी क्षेत्र के औदान बिघा गांव की है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात घर में बना खाना खाने के बाद सभी लोग सोए थे, लेकिन सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने छत के सहारे घर में पहुंचे और देखा तो सभी लोग बेहोशी की हालत में पाए गए। इसके बाद संचार क्रांति के दौर में कैसे ग्रामीण महिलाएं तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, इससे आप कटिहार से आई तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए और जानिए कि महिलाएं कितनी स्मार्ट हो रही है।
संचार क्रांति के इस दौर में YouTube, WhatsApp जैसे सोशल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ किसी खास इलाके या किसी खास बिरादरी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दूर इलाके तक घरेलू महिलाएं भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं और आधुनिकता के दौर में कदम से कदम मिलाकर तो चल ही रही हैं, खुद को ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं कटिहार के हसनगंज प्रखंड की महिला सुमन देवी की, जिन्होंने पहले अपनी सहेली से मवेशियों के चारे का बूस्टर डोज बनाना सीखा और इसकी तकनीक को YouTube के जरिए जाना। सीखे पशु सखी दीदी से, वो बताया कि एक अजोला आता है, खिलाने से बकरी को, गाय को दूध बढ़ता है और शरीर में वृद्धि आती है। तो हमको संतुष्ट नहीं आया कि क्या दीदी झूठ तो नहीं बोल रही है। तो हम फिर YouTube में सर्च मार के देखें सर, तो उसमें विधि बताया सब चीज़ का अच्छा, तब फिर हम लगाए, गाय बकरी को दे रहे हैं। अभी तो नहीं बेचे हैं सर, क्या सोचे हैं कि अगर ज़्यादा होगा तो बेच भी लेंगे, पशु सखी दीदी से कॉन्टेक्ट करके बाजार में नहीं तो बेच लेंगे, गांव में नहीं बिक्री होगा तो। अपनी पशु सखी दीदी से अजोला बनाना सीख चुकी सुमन देवी बेहद उत्साहित हैं। कह रही हैं अपने प्रयास को ज्यादा से ज्यादा दूसरी महिलाओं तक पहुंचाएंगी और पशुओं के लिए बेहतर तरीके और उन्नत क्वालिटी के चारे बनाएंगी, ताकि इनके पशु भी स्वस्थ रहें और दुग्ध उत्पादन भी बढ़े। ऐसी महिलाओं की तारीफ जीविका से जुड़े अधिकारी भी कर रहे हैं। ग्रामीण जगह में बहुत अजोला खेती लगाया जा रहा है, तो इसमें मतलब किसान जो मतलब पशुपालन जो अपने पालते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट काम करता है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा में कॉपर, फास्फोरस, पोटासियम, बहुत ज़्यादा विटामिन रहता है, जो कि एनिमल्स में, गाय में जो दूध की वृद्धि बहुत कम होती है उसको बहुत अच्छे तरीक़े से बढ़ाते हैं उसमें। तक इस विषय में है कि ग्रामीण इस तरह का अपने घर में खुद से प्रैक्टिकल कर रही है और कल के डेट में इसका बहुत ज़्यादा मार्केट में स्कोप आएगा। और वाकई मजबूत होते सोशल मीडिया ने तकनीकों को बेहद सरल बना दिया है। कैसे आसानी से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अजोला जैसे चारे का बूस्टर डोज बना रही हैं, बल्कि अपने इन प्रयासों के चलते वो इलाके की दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी बन रही हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और अब बात गढ़वा के उस इलाके की जहां के किसान हल्दी की खेती करने की योजना बना रहे हैं। सांसद से लेकर जिला स्तर के अधिकारी किसानों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह इलाका कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। गढ़वा का नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया और बड़गढ़, कभी यहां लाल आतंक की धमक हुआ करती थी, लेकिन अब इलाके के किसान हल्दी की खेती करने जा रहे हैं। बहुत जल्द इन खेतों में हल्दी की फसल लहलहाएगी। पलामू के सांसद ने खुद इसकी पहल की है और इसे लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषकों की बैठक बुलाकर हल्दी की खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। किसान हल्दी की खेती करने को लेकर अभी से ही उत्साहित हैं। एरिया तो बैकवर्ड एरिया है, पहले नक्सली था, इससे पहले तो और ज़्यादा नक्सली था, अभी तो कुछ कम है। नक्सल क्षेत्र में यदि हल्दी का खेती होगा तो कैसा अच्छा रहेगा? नहीं, क्यों नहीं अच्छा रहेगा? मकसद तो किसान को आगे बढ़ाना है, हल्दी लगाना है, किसान का फायदा होगा इससे। हल्दी की खेती होती है और हल्दी की खेती और बढ़ाया जाएगा। सिर्फ हम लोग का बिक्री करने के लिए सुविधा होना चाहिए। पलामू जैसे पिछड़े जिलों के किसानों को कैसे आगे लाया जाए, सरकार और प्रशासन इसी पर ध्यान दे रही है। तभी तो सांसद बीडी राम की पहल से स्थानीय स्तर के अधिकारी इसे बड़ा कदम बता रहे हैं। तो माननीय संसद महोदय का जो एम है, जो एम्बिशन है कि यहाँ के लोग जो किसान हैं उनका आय दोगुना हो, लोगों में रुचि पैदा हो कि इसका खेती करें लोग, इस संबंध में उनका बहुत सराहनीय कदम रहा है। मार्केट विदेशों के अलावा अपने देश में भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्राइफेड के माध्यम से भी किसानों से हल्दी खरीदने का कार्यक्रम हो रहा है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा भी इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है और उनके द्वारा भी किसानों को हल्दी की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, भले ही इसके लिए कोई नया रास्ता निकाला जाए।
ऐसे में पलामू के इन इलाकों के किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज